हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और इस लेक्चर में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। और रिफ्रैक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के ऊपर जो एप्लीकेशंस है जैसे अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट, ग्लास स्लैब, उसके बाद प्रिज्म, तो इन सब चीज को हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को समझा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ। उससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था कि बेसिक्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें करी थी, कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने समझा था रिफ्रैक्शन को समझने के लिए। और उससे पहले रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन के ऊपर जितने भी लेक्चर्स थे एडवांस प्लस बोर्ड्स, उन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो उन सारे लेक्चर्स का और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पूरे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं। ओ माय गॉड, यहां ये तो हल्का हल्का हो गया, इसे कंप्लीट कर दो, इसे कंप्लीट कर दो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसमें पहला हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडवांस्ड अर्ली सनराइज एंड डिलेड, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एंड डिलेड सनसेट। इसको पहले समझेंगे। पहला एप्लीकेशन हम लोग यही समझने वाले हैं। ठीक है, सूरज उगने से पहले उग जाता है और डूबने के बाद भी उगा रहता है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये फिजिक्स बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन हम लोगों ने जो समझा था उसको थोड़ा एक बार छोटा सा हल्का सा रिकॉल कर लेता हूं मैं कि ये मीडियम 1 है जिसको हम लोगों ने रेयरर कहा था, ये मीडियम 2 है जिसको हम लोगों ने डेंसर कहा था। और जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसी के बेसिस पर ये हम लोग समझ रहे हैं कि सूरज उगने से पहले उग जाता है और डूबने के बाद भी उगा रहता है। आप कैसे, देखिए यहां पर सबसे पहले मैं एक अर्थ बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक अर्थ बनाता हूं। ये मैंने अर्थ बना दिया। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, परफेक्ट गोला बना है ना जी, ओके। ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और यहां पर सन है। मान लीजिए यहां पर सन है, तो सन काफी छोटा है, मतलब दूरी पर है, इस वजह से मैं सन को थोड़ा छोटा बनाता हूं। ठीक है, सन मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, ये सन यहां पर। ठीक है, सन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर में एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये अर्थ जो है इसके ऊपर में एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर को मैं इससे दिखाता हूं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, बादल पूरा, बादलों से घिरी हुई है धरती हमारी, बादलों से घिरी हुई है धरती हमारी। चलिए अब आगे समझिए क्योंकि आगे मुझे कुछ नहीं आ रही। ठीक है, अर्थ, अब देखिए यहां से सन रेज ऐसे निकल कर आ रही है, जितने भी सन रेज है ऐसे ऐसे निकल कर आ रही है, बहुत सारी सन रेज ऐसे निकल कर आ रही है। तो हमें बहुत सारे से मतलब नहीं है, बहुत सारे से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, देखिए मैंने एक रे लिया क्योंकि हमें फेनोमेना समझना है। इससे तो इनफाइनाइट रेज ऐसे आ रही होगी, तो हमें इस इनफाइनाइट से लेना देना नहीं है, हमें बस कंसेप्ट समझना है कि ऐसा होता क्या है। तो हमने एक रे लिया जो सन से आ रही है। जैसे ही वो सन से आती है, ठीक है, सूरज से आई एक रे और ऐसे आई। ठीक है, बहुत सारी रेज इस पर आ रही है, सूरज से आ रही है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये एटमॉस्फेयर पर आती है तो इसे निकल जाना था सीधा। क्यों सीधा निकल जाना था? क्योंकि हमें मालूम है कि रे जो है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, तो इसे सीधा निकलना चाहिए था। लेकिन चूंकि अर्थ का सरफेस आ गया, अब अर्थ का जब सरफेस आ गया है, मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर आ गया है, तो ये फ्री स्पेस, ये कहां है? स्पेस में। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, इस वजह से ये स्पेस में है, कोई रुकावट नहीं है।
तो यहां पर कोई मीडियम नहीं है, लाइट ट्रेवल कर रही है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है इसे एक मीडियम मिल जाता है, और जाहिर सी बात है यहां कोई मीडियम नहीं है और यहां मीडियम है, तो ये रेयरर से डेंसर की तरफ आई। अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये सरफेस है और इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो आपको मालूम है कि जब रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो वो बेंड हो जाती है, तो इसको जाना था सीधे, ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गई, ठीक है। बेंड हुई तो जैसे जैसे नीचे आती जाती है तो एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर है जिसकी वजह से ये और डेंसर में आ जाती है, और डेंसर की वजह से फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और फिर ये और सरफेस है और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिर से ये और झुक जाती है, और झुकी और झुकी और हमारे आंखों पर पड़ी। अब जब हम इसे, हमारी आंख जब वापस रिट्रेस करती है तो ये हमें लगता है कि ये कहां से आ रही है रेज, ये रेज यहां से आ रही है, ठीक है। सनराइज को मिटा दो, ठीक है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये यहां से आ रही सन। तो एक्चुअली में सूरज अभी यहीं पर है, और चूंकि ऐसे रेज आई, एटमॉस्फेयर में इंटर हुई, झुकी, और एटमॉस्फेयर में गई, झुकी, अब जब पीछे रिट्रेस किया गया तो ये यहां पर दिख रही है। तो ये सुबह के वक्त ऐसा होता है, मतलब सूरज अभी यहीं पर है लेकिन आपको दिखता कहां है, यहां पर। सूरज उगा भी नहीं है और उग भी गया है, सूरज उगा भी नहीं और उग भी गया, डूबा भी नहीं और डूब भी गया, ये अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उगा भी नहीं और उग भी गया, तो सूरज एक्चुअली में यहां है, मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल। और हमें दिख कहां रहा है, अपीयर्स कहां हो रहा है, यहां अपीयर्स, यहां अपीयर्स हो रहा है, इसलिए। और ये लगभग कितने मिनट का हेरफेर होता है, 2 मिनट, 1 से 2 मिनट का हेरफेर होता है, ठीक है। अर्ली 2 मिनट्स, अर्ली राइज, अर्ली राइज। अब आते हैं सनसेट की बात करते हैं, उसे मिटा देते हैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, इसे मिटा दो, ठीक है। अब देखिए ये अर्ली सनराइज समझ गए, अब अर्ली सनसेट समझिए। अब यहां से उगा सूरज, इधर से उगा तो डूबेगा इधर, तो सबसे पहले एक अर्थ बना लेते हैं, एक अर्थ बना लीजिए। नहीं ये नहीं 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 ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, मुझे परफेक्शन चाहिए। चलिए, हाँ तो ये बन गया है। अब यहाँ पर फिर से एटमॉस्फेयर, मुझे एटमॉस्फेयर के लिए एक और कलर चाहिए था लेकिन मेरे पास 3 ही कलर है, तो क्या करें, चलिए इसी से बना देते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। सूरज यहां पर है, ठीक है, सूरज यहां पर। देखिए अब ये सनसेट वाला, ये सनराइज हो गया था, अब सूरज यहां पहुंच चुका है। सेम कंसेप्ट है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको। ये सूरज है, इससे इनफाइनाइट रेज ऐसे आएगी, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। जो रेज यहां पहुंची, ठीक है, जो रेज यहां पहुंची, सेम कंसेप्ट है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको। ये सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल, ये रे इधर झुकेगी, फिर इसको और डेंसिटी मिलेगी, और डेंसर मीडियम मिलेगा, ये यहाँ नॉर्मल, तो ये और झुक जाएगी, ये रेज और झुकेगी और यहाँ पहुँचेगी। यहाँ का आदमी जब इसको पीछे देखेगा तो ये उसे यहाँ मिलेगा सन। तो सूरज अभी डूब भी गया और डूबा भी नहीं का मतलब यही था, उग भी गया और उगा भी नहीं का मतलब यही। सूरज उग भी गया, उगा भी नहीं, डूब भी गया, डूबा भी नहीं का मतलब यही है। ये इसकी एक्चुअल लोकेशन है और ये अपीयर्स यहां पर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यही है एडवांस्ड सनराइज, मतलब पहले सूरज उग जाता है, और डिलेड सनसेट। ठीक है, ये सनसेट, ये 2 मिनट सनसेट हो गया। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन अब हम लोगों ने समझ लिया है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। उसके बाद हम लोग समझेंगे ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब समझेंगे, उस पर कुछ फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ग्लास स्लैब क्या समझेंगे? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है समझिए। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है,
देखा जाए तो ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, इसी को हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इस तरह के शेप में होता है ये, ठीक है, ये पूरे शीशे का बना रहता है और क्यूबॉइड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब। ये इसका ओरिजिनल अगर आप देखोगे तो ग्लास स्लैब कुछ ऐसा देखने को होगा, देखने में मिलेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं, ग्लास स्लैब में एक्चुअली होता क्या है ये समझना है। ग्लास स्लैब में होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि ग्लास स्लैब, यहाँ पर अगर हम एक ग्लास स्लैब ले लें, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, या इसको इधर थोड़ा बना देते हैं ताकि जगह प्रॉपर हो और मैं एक ही चीज़ में पूरी चीज़ को बना दूँ, ठीक, ABCD इसका नाम दे देते हैं, ABCD एक ग्लास स्लैब है। ये 3D फिगर है, ग्लास स्लैब का ये 3D फिगर है, ये ग्लास स्लैब का 2D फिगर है। ABCD एक ग्लास स्लैब हो गया। इस ग्लास स्लैब में होता यह है कि जब आप लाइट रे को इस पर फॉल कराते हो, ये लाइट रे इस पर ऐसे आई, ठीक है, तो इस लाइट रे को जाना था किधर, तो इस लाइट रे को जाना था ऐसे, ठीक है, इस लाइट रे को ऐसे जाना था, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ है, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास है, ठीक है, और फिर ये एयर है, तो मीडियम इसका चेंज हुआ है। तो आपको मालूम है कि जब लाइट रे को आप भेजिएगा और जब मीडियम चेंज होगा तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर जरूरी है कि एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट रे बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, क्या होगा, लाइट किधर घूम जाती है, इसको जाना था इधर, लेकिन इधर ना जाकर के ये ऐसे गई, ठीक है, इसको थोड़ा और बेंड करा देते हैं ताकि आपको फिगर अच्छे से क्लियरली दिखे, ठीक है, ये बेंड हो गई, इसको जाना था इधर, जाती है ऐसे, लेकिन चूंकि रिफ्रैक्शन हुआ है इस वजह से ये गई, एयर मीडियम चेंज हुआ, एयर से ग्लास में गई, इस वजह से ऐसे हो गई। अब जब ये ऐसे हुई है तो फिर यहां पर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फिर से इसको जाना था किधर, फिर से इसको इधर जाना था, ठीक है, लेकिन यहां पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस दफा क्या होगा, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में गई है। एयर क्या है, एयर कैसा मीडियम है, रेयरर, और ये हम लोगों ने पढ़ा है, ग्लास है डेंसर और एयर क्या है, रेयरर। तो जब रेयरर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे ना जाकर कैसे जाएगी, ऐसे हो गई, ठीक है, थोड़ा और इधर खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे हो गई। अब देखिए ये ऐसे हो गई, तो ये इफेक्ट है जब आप ग्लास स्लैब से पार करा रहे हैं, लाइट रे को पास करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लाइट रे की डायरेक्शन में कोई बदलाव आया। अगर आपसे कहा जाए कि जब एक लाइट रे को ग्लास स्लैब से हम पास कराएंगे तो क्या उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो आपका जवाब होगा नो, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो उसमें भी ये ऐसे ही इधर जा रही हो, और इस वाले केस में भी ये इधर ही जा रही है, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। तो यहां हम बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो सर हुआ क्या, जब डायरेक्शन में चेंज नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हुआ ही नहीं है, साफ दिख रहा है, इसलिए डायरेक्शन में चेंज नहीं, तो एक्चुअली में हुआ क्या, तो ये अपने ओरिजिनल वाले से, मतलब अगर ये इसका इनिशियल वाला है, ये ऐसे जा रही थी, ये इनिशियल वाला है और ये बाद वाला है, तो ये अपने ओरिजिनल वाले से क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई। कैसा शिफ्ट, पैरेलल, साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल शिफ्ट कर गई है। तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, नो चेंज इन डायरेक्शन बट पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल क्या हुआ है, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट क्या हुआ है, पैरेलल शिफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल शिफ्ट कहेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, पैरेलल शिफ्ट, या फिर हम लोग एक और नाम से जानते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या एक और नाम से जानते हैं, लैटरल शिफ्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, आ रहा सी, आ गया सी। अब यहां पर कुछ हम लोग नेमिंग करेंगे। इतना समझ में आ गया कि जब आप ग्लास स्लैब से किसी लाइट रे को पास कराइएगा तो उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है,
बस वो अपने ओरिजिनल वाले से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। यहां पर अगर लैटरल शिफ्ट निकालने के लिए कहा जाए तो इस वाले पॉइंट से ये लाइन, ये जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, दोनों लाइन के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगा, पैरेलल शिफ्ट। तो यहां से मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पूरी लाइन यहां आप ड्रॉ करते जाओगे, ये सब क्या है, पैरेलल शिफ्ट है। तो इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो ये हो गया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है सर। चलिए अच्छी बात है, थैंक यू। ठीक है, PQR। अब एक चीज और क्या समझना है, ठीक है, ये इतना हम लोगों ने समझ लिया है। RQ पैरेलल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट कौन है यहाँ पर, RQ लैटरल शिफ्ट है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इस ग्लास स्लैब के पास थिकनेस हो, ग्लास स्लैब विथ थिकनेस T, विथ थिकनेस, ग्लास स्लैब के पास थिकनेस है, कितनी थिकनेस है, तो उस थिकनेस को हम लोग मान लेते हैं T। तो मान लीजिए कि ग्लास स्लैब यहां से यहां, ये हिस्सा, ये ग्लास स्लैब कितना मोटा है, तो T जितना मोटा है, थिकनेस को इसको हम मान लिए T, इसका नाम दे देते PQR और इसका नाम दे देते S। तो ग्लास स्लैब कितना मोटा है, T थिकनेस, मतलब इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, T है। ठीक है, थिकनेस को हम लोगों ने T मान लिया। अब कुछ नेमिंग करते हैं, क्या नेमिंग कर रहे हैं, देखिए क्या नेमिंग कर रहे हैं, देखिए ये नॉर्मल इधर, ठीक है, क्या नेमिंग कर रहे हैं आप देखिए, लाइट रे यहां पड़ी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्ट हुई तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इस नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड और करते हैं, इस नॉर्मल को थोड़ा और एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, ये I ये R, तो चूंकि ये नॉर्मल, ये देखिए ये नॉर्मल और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये AD और BC, AD पैरेलल है किसके, BC के, और ये नॉर्मल है इस पर और ये नॉर्मल है इस पर, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल और ये पैरेलल। तो चूंकि ये R है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये R तो ये भी R, ये R हो जाएगा तो ये भी R। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने में भी फील हो रहा होगा आपको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए चूंकि ये I है तो ये जिस एंगल से निकली है ये भी क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। क्यों I हो जाएगी, क्योंकि साफ आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहां कुछ इस तरह का ड्रॉ करूं, इस तरह का ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा ही फिगर है, ये ऐसे गई, ऐसे हुई, फिर ऐसे चली गई, तो ये तो अपने ही में पैरेलल है। तो यहां अगर मैं इस लाइन पर, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है, ये वाला, और एक पॉइंट ये है, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। देखिए ये मैं आपको ये I और I कैसे हो गया यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए और फिर सीधा निकाल दीजिए। अब देखिए यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। अब साफ आप देखो तो ये इसको इधर प्रोड्यूस कर दो और इसको इधर प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, अब वो साफ दिखेगा कि जो एंगल ये है वही एंगल, ठीक है, वही एंगल ये है, साफ दिख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो इस दोनों पॉइंट को अगर आप इसको उठाकर इस पे रखोगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को पकड़ो, उठाओ और इस पर डालो तो आपको कुछ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। साफ दिख रहा है, ये लाइन इस पे पैरेलल है, ये लाइन इस पे पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा। तो I बराबर, ये I है तो ये भी क्या हो गया, I हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, T हो गया। अब इसके बाद समझिए, यहां के बाद, ठीक है, यहां के बाद ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि ये I है तो ये भी I होगा। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो सबसे पहले जो नेमिंग था वो सारे नेमिंग हमने कर लिया। अब यहां पर हम दो क्या करते हैं, ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं PQR। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिए, PQR। तो इन ट्रायंगल PQR, कौन सा ट्रायंगल लिया गया है, PQR। इसमें अगर हम QR, अब देखिए ये I है, ये R है, तो ये I है
तो ये पूरा आई होगा, ये पूरा आई होगा, ध्यान से देखिए, ये पूरा आई होगा, ये पूरा आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आई है तो ये भी आई होगा पूरा, ये आई है तो ये भी आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आई है, ये नीचे वाला आर है, तो ये इतना हो जाएगा आई माइनस आर, बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, ठीक है, ठीक है, इसको जाना था इधर लेकिन गई इधर। अब देखो ये आई, तो ये आई है तो ये भी टोटल आई होगा, और इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल लिया गया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसके बाद देखिए पी क्यू आर में हम अगर लगाएं तो हमें क्या क्या मालूम है, तो हमें मालूम है क्यू आर मालूम है हमें, मतलब क्यू आर निकालना है, ठीक है, क्योंकि क्यू आर क्या है, लेटरल शिफ्ट, आई माइनस आर मालूम है, और क्या मालूम है, तो हमें ये पी क्यू मालूम है, ठीक है, पी क्यू। तो ये आप देखिए पी क्यू हो गया 90 के सामने हाइपोटेनस, इस 90 के सामने पी क्यू हाइपोटेनस है, ठीक है, इस 90 के सामने पी क्यू हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो लगाएंगे साइन, ठीक है, लगाते हैं साइन आई माइनस आर, क्या लगाएंगे, साइन आई माइनस आर के लिए फॉर्मूला लगाइए, साइन आई माइनस आर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर बाई बेस, क्यू आर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया पी क्यू, हाइपोटेनस हो गया पी क्यू। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने मान लिया। अब हम लोग लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, पी एस क्यू, पी एस क्यू, ठीक है। इसमें लेते हैं कौन कौन सा, हमें थिकनेस मालूम है, थिकनेस मालूम है, और क्या मालूम है, और क्या मालूम है, पी क्यू मालूम है, तो हमें बेस मालूम है और हाइपोटेनस मालूम, तो इसमें लगाते हैं कॉस आर, क्या लेंगे, कॉस आर, तो हो जाएगा बेस पी एस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो गया, पी क्यू। अब देखो ध्यान से, अगर आप तो यहां से पी क्यू के वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से पी क्यू के वैल्यू को निकाला जाए तो क्या मिलेगा आपको, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए क्यू आर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, नीचे आ जाएगा क्यू आर, क्यू आर नीचे आ गया, क्यू आर बराबर 1 बाई पी क्यू, बराबर 1 बाई पी क्यू, बराबर 1 बाई पी क्यू, तो 1 बाई पी क्यू यहां पर भी है, तो कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, पी एस इंटू, और 1 बाई पी क्यू की जगह क्या डाल सकते हैं, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बाई क्यू आर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बात करते हैं, क्यू आर या आर क्यू लेटरल शिफ्ट है, इसको इधर भेज दो, तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें आर क्यू बराबर साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर इंटू पी एस, ठीक है, पी एस क्या है यहाँ पर, अब देखिए आर क्यू क्या था, आर क्यू लेटरल शिफ्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला मिल गया, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला मिल गया साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, और पी एस क्या है हमारा, पी एस क्या है, थिकनेस, पी एस क्या है, थिकनेस टी, तो यहां डाल देंगे थिकनेस टी, ये फॉर्मूला मिल गया हमें। तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला मिल गया हमें किस फॉर्म में, साइन, मतलब इसमें क्या क्या आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम होगा, तो साइन आई माइनस आर इंसिडेंस में से रिफ्रैक्शन घटा देना है, कॉस आर आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, ठीक है, तो साइन आई माइनस आर बराबर अपॉन कॉस आर इंटू टी क्या है यहाँ पर, थिकनेस है, तो इस तरह से लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज और आप समझ सकते हैं, ये आई माइनस आर को आप डेविएशन भी लिख सकते हैं, आई माइनस आर को डेविएशन भी लिख सकते हैं, तो साइन डी, तो यहां डी डाल देंगे तो हो जाएगा साइन डेविएशन, साइन डी मतलब हो जाएगा डेविएशन, तो साइन डी बाई कॉस आर बराबर, इसको लिख ही लीजिए, वैसे लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला एक और हो जाएगा आर क्यू का फॉर्मूला एक और हो गया साइन डी बाई कॉस आर, बहुत जगह आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से फॉर्मूला, तो कंफ्यूज नहीं होना। डी बराबर क्या है, आई माइनस आर, साइन डेविएशन, ये साइन ऑफ द डेविएशन अपॉन कॉस ऑफ द रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू टी
थिकनेस। परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ गए। अब यहां पर एक रिजल्ट हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देखिए कंक्लूजन, या ये लिख सकते हैं कि लैटरल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर्स क्या क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर्स क्या क्या होगा, तो देखिए, ठीक है। पहला, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर क्या क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा किस पर, लैटरल शिफ्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, टी, थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पर। तो किस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस पर, तो ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो जितना जैसे जैसे इंसिडेंट चेंज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्शन चेंज होगा। तो एंगल आर जो है वो आई पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करेगा किस पर, आई पर, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे आई चेंज होगा वैसे वैसे आर चेंज होगा, इसलिए आर तो खुद आई पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ स्लैब पर। किस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ स्लैब पर डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर्स है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इतने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने मोहल्ले में, गली कूचे में, शहर में सबसे सब्सक्राइब करवाइए और कहिए फिजिक्स के लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। इसको फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लेना है। और उसके बाद अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। अब बात की जाए एपरेंट डेप्थ, क्या समझने वाले हम लोग, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है इस लेक्चर का, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है, इसको थोड़ा समझें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब आप बाल्टी में पानी भर दो और सिक्के को डाल दो, तो सिक्का जो आप जब देखोगे ना ऐसे, ओ भाई साहब सिक्का है, लूट ले क्या, ओ भाई साहब सिक्का है। जब आप सिक्के को देख रहे हो तो सिक्का आपको ऊपर नजर आएगा, ओ माय गॉड, निकाल ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आप खाली बाल्टी में सिक्के को डालेंगे तो सिक्का ऊपर नजर नहीं आएगा, लेकिन जब उस बाल्टी में पानी डाल दोगे तो वो सिक्का ऊपर नजर आता है। पानी, बाल्टी की सतह देखोगे, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि पानी में, बाल्टी में पानी डाल दो, उसके बाद सतह देखो तो वो छोटी नजर आती है। स्विमिंग पूल का सरफेस ऊपर, जो गहराई जितनी होती है स्विमिंग पूल की, उससे कम गहरा वो नजर आता है हमें। तो ऐसा क्यों, इसमें हम लोग, इसमें जो एक्चुअल डेप्थ है वो नहीं नजर आ रहा है, वो हमें कुछ ऊंचा नजर आ रहा है। तो जो ऊंचा नजर आ रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एपरेंट डेप्थ। मतलब एक्चुअल नहीं है, मतलब कि आपको दिख रहा है कि ओ भाई जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, लेकिन जब आप जाते हो तो यहां तक पानी आ जाता है, ओ माय गॉड, आपको फील हो रहा था कि कमर तक होगा, लेकिन जब आप गए तो यहां तक आया। तो जब आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको कमर तक वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कमर तक वाली आ रही है, इसका मतलब कि आपको एपरेंट डेप्थ दिख रहा है, वो एक्चुअल नहीं है, लेकिन जब आप गए तो आपको एक्चुअल मालूम हुआ। तो यही चीज हम लोगों को समझना है, एपरेंट डेप्थ एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो ये समझना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मान लेते हैं कि यहां पर एक सरफेस है, ठीक है। ये एक इंटरफेस कहते हैं उस चीज को, इंटरफेस कहते हैं वो सतह, वो बॉर्डर, वो बाउंड्री जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। तो मान लीजिए कि ये इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस है, इसके नीचे वाटर है, ठीक है, इसके नीचे वाटर, इसके नीचे क्या है, वाटर, ठीक है, इसके नीचे वाटर है और यहां पर एयर है, ठीक है। ये नीचे, ये पूरा क्या है, ये पूरा वाटर है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर हम ऐसे झांक रहे हैं, ऐसे झांक रहे हैं, ठीक है। कैसे झांक रहे हैं, ऐसे। अब ऐसे झांक रहे हैं तो आप तो टेढ़ा तो नहीं झांकोगे, बाल्टी में देखना तो सीधा झांकोगे। तो सीधा जब आप उसमें देख रहे तो सीधे देखने में क्या हो रहा है कि एक रे आपकी सीधे जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसे आंख बना लूं, आंख को क्या बोलते हैं हम लोग, चक्षु अगर मैं बना लूं यहां पर,
ठीक है, अगर मैं आँख थोड़ी बड़ी बनाता हूँ, ठीक है, आँख थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको फील आए, ठीक है, आँख थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ मैं। एक रे यहाँ से अब सीधी गई, ठीक है, सीधी, ये सीधी, ठीक है, सीधी रे ऐसे आई, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये रिफ्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, मीडियम चेंज हुआ है, ये रिफ्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। तो आप समझिए, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि क्यों जब आप मीडियम में लाइट को ऑब्लिकली भेजते हो तो वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, लेकिन जब आप सीधे भेजते हो तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। अब समझिए बात, यहां पर ये नॉर्मल है और ये थीटा है, ये रे को हम ऐसे भेज दे तो थीटा कम होता चला जाएगा, थीटा कम होता चला जाएगा, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस केस में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इस केस में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। आपको मालूम है म्यू बराबर n2/n1 बराबर होता है sin i बाई sin r। तो अब देखो i कितना है, 0, तो sin i मतलब sin 0 डिग्री n2/n1 बराबर sin r। तो sin 0 डिग्री कितना होता है, 0, sin 0 डिग्री होता है 0, तो sin r बराबर हो जाएगा sin 0 डिग्री 0/n2, ये हो जाएगा इंटू n1/n2, तो ये भी कितना आ गया 0, तो r भी कितना हो जाएगा 0। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। इस वजह से ये रिफ्रैक्ट नहीं होता है। ये इसका प्रूफ मैंने बता दिया कि क्यों, जब आप नॉर्मली किसी लाइट रे को भेजिएगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें डेविएशन नहीं दिखेगा। स्पीड बेशक चेंज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी में बदलाव हुआ है, लेकिन इसके रास्ते में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल गया, और नॉर्मल में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब समझते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ गए आप। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये सरफेस है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई चीज, ये कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जब ऑब्जेक्ट है तो यहां से इससे इसकी दूरी ये, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल दूरी है, इसको मान लेते हैं d। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्चुअल दूरी है, तो इसको मान लेते हैं एक्चुअल डेप्थ। ये एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, ये यहां पर आपको दिख रही है, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ। अब लाइट रे यहां से चली, ठीक है, लाइट रे यहां से चली, तो अब देखो कि आप इस पॉइंट से इनफाइनाइट रेज जाएगी, डिचिक 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 डिचिक, इनफाइनाइट रेज जाएगी, इनफाइनाइट रेज जा रही है। लेकिन क्या सारी रेज आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगी? आपकी आंखों पर वही रेज पड़ेगी जो नॉर्मल से नजदीक हो, आपकी आंखों पर वही रेज बनेगी जो नॉर्मल से नजदीक हो। और मैं थोड़ा इसे और बड़ा बनाता हूं ताकि वो फिगर आपको कंसेप्ट समझाना है, इस वजह से मैं थोड़ी और बड़ी आंखें बना रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट मिले। ठीक है, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट मिले, इसलिए मैं बड़ी आंखें बना रहा हूं। तो समझिए बात कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट रेज जा रही है, लेकिन इनफाइनाइट रेज जा रही है, लेकिन आपकी आंखों पर वही रेज पड़ेगी जो इस नॉर्मल से, नॉर्मल वाले रेज से नजदीक है। आपकी आंखों पर आप ऐसे झांक रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सीधे और कितनी रेज आएगी, आप खुद देखो ना, इतनी बड़ी आंख में कितनी रेज आएगी, तो वही रेज आएगी जो नॉर्मल से नजदीक है। तो नॉर्मल से नजदीक वाली रेज को यहां ले जाते हैं। ठीक है, अब ये रेज यहां से आई, अब ये रेज यहां से आई, ठीक है, ध्यान से समझना है, ये रेज यहां से आई। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्ट होकर, मान लीजिए यहां ये आंख पर पड़ी आपकी, ये रिफ्रैक्ट हो गई। अब जब ये आंख पर पड़ी है तो ये आपको पीछे, इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, आंख पर पड़ी, आंख ने इसको पीछे ट्रेस किया तो ये हमें यहां नजर आई। कहां पर नजर आई? यहां पर। तो एक्चुअल डेप्थ ये है, और ये क्या हो गया इसका, ये वाटर है यहां, ये क्या हो गया इसका एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ है। बात समझ में आ रही है? मतलब एक्चुअल यहां है, लेकिन आंख पर ये रेज जाकर पड़ी और ये हमें यहां पर दिख रही। अब यहां थोड़ा एंगल समझना है कि अगर मान लीजिए ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे यहां पड़ी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है,
ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये लाइन, ये नॉर्मल तो ये भी नॉर्मल, और ये लाइन है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये दोनों आर हो जाएगा। अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स। अब देखें ध्यान से, ये अब प्रूफ मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसका नेमिंग अगर हम कर दें तो इसका नेमिंग अगर हम करें तो क्या क्या कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ओ। अब ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल आई हो गया। अब समझिए ध्यान से, यहां पर इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझना है कि जब ये रे, ये नॉर्मल है और ये जो रेज है, आपको मैंने बताया कि रेज जो आएगी नॉर्मल आपकी आंखों पर वो, और उससे अगल बगल की जितनी भी रेज आएगी वो सब, मतलब कि जो भी रेज आपके आंख पर आएगी वो नॉर्मल से नजदीक होगी, और चूंकि वो नॉर्मल से नजदीक होगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा। बात समझिए, जो भी रेज आपके आंखों पर पड़ेगी वो नॉर्मल, इस नॉर्मल वाले रेज से नजदीक वाली रेज पड़ेगी, और जब ये नॉर्मल वाली रेज से जो भी रेज नजदीक होता चला जाएगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता चला जाएगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता चला जाए तो हम उस रेज को पैराएक्सियल रेज कहते हैं। ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो तो रेज को हम लोग क्या कहते हैं, पैराएक्सियल। तो ये चीज हम यहां लिख सकते हैं कि इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड आर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, छोटा। आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, therefore rays are paraxial, रेज क्या है, पैराएक्सियल है, therefore रेज कैसी है, पैराएक्सियल, ठीक है, रेज कैसी है, पैराएक्सियल। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका प्रूफ देखें तो यहां पर दो ट्रायंगल है, एक है OCB और एक है OCA। तो इन ट्रायंगल फ्रॉम फिगर, अब बात करते हैं फिगर में, फ्रॉम फिगर, ठीक है, पैराएक्सियल रेज होगी, ये समझ गए। अब फिगर में आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्रॉम फिगर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल OCB, कौन सा ट्रायंगल लिया है, OCB में अगर हम लगाएं तो स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, या ट्रायंगल छोड़िए, फिगर में लगाते हैं सीधे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाएं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, तो हो जाएगा n2 sin 1, सॉरी n2 इसको मानिए, इसको n1 मानिए, ठीक है। जिसमें से रेज जाएगी, ठीक है, जिससे रेज जाएगी उसको n1, और जिसमें रेज जाएगी उसको n2, ठीक है। तो इसमें से जा रही है इसलिए n1, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n1 sin i बराबर हो जाएगा n2 sin r, ये हम लोगों ने पढ़ा है n2 sin r, स्नेल्स लॉ n1 sin i बराबर न2 sin r, ठीक है। जिससे रेज जाएगी उसको n1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और जिसमें रेज जाएगी वो n2। ये हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब देखिए, सिंस इतना समझ में आ गया, n1 sin i बराबर n2 sin r, इतना हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से। अब समझिए, सिंस रेज आर पैराएक्सियल, रेज कैसी है, पैराएक्सियल है, I and R is small, therefore इसलिए जब एंगल छोटा हो तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। जब एंगल स्मॉल हो तो ये रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा, अगर आपको कंसेप्ट नहीं है इसके बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा कि साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा कैसे है। और इसमें थीटा जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ हम साइन आई के जगह n1 साइन आई के जगह लिख सकते हैं tan i, और n2 साइन r के जगह लिख सकते हैं tan r,
ठीक है, tan r तो n1 कितना हो जाएगा, तो n1 tan i, तो tan i के लिए फॉर्मूला लगाया जाए, tan i के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये अगर i है तो ये भी i होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो tan i के लिए फॉर्मूला लगाइए, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है, x बाई बेस कौन है, ठीक है, बेस है OA, बेस है OA, ठीक है, और इनटू, अब tan r के लिए लगाओ तो tan r के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा x बाई बेस हो जाएगा OB, तो x बाई OB, तो x से x कट गया तो n1 बाई OA, OA क्या है, OA क्या है, एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ बराबर n2 बाई OB क्या है, OB क्या है, एपरेंट डेप्थ, OB क्या है, एपरेंट डेप्थ। बात समझ में आ रही है, तो n2 बाई n1, यहां फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, n2 बाई n1 या एपरेंट डेप्थ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एपरेंट डेप्थ को इधर भेज दिया तो एपरेंट डेप्थ बाई एक्चुअल डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, n2 बाई n1, और हमने इससे प्रीवियसली रिफ्रैक्शन में पढ़ा था एपरेंट डेप्थ n2 बाई n1 का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो v1 बाई v2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो ये फॉर्मूला आ गया पूरा आपका। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें एक और जोड़ दीजिए, अगर हम एपरेंट डेप्थ को मान लेते हैं d1, एपरेंट डेप्थ को मान लेते हैं d1 और एक्चुअल डेप्थ को मान लेते हैं d2, ठीक है, d1 बाई d2, तो यहाँ हो जाएगा d1 बाई d2 बराबर n2 बाई n1 बराबर v1 बाई v2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, एक रिलेशन आ गया जो हमें याद कर लेनी चाहिए। आगे फॉर्मूला जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये मिलेगा। तो ये छोटा सा प्रूफ है एपरेंट डेप्थ का, आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझते हैं आगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन समझने से पहले इसमें हम लोग कुछ फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है समझिए। फैक्टर्स क्या क्या है इसमें थोड़ा समझना है। सबसे पहली बात कि रेज कैसी हो, रेज आर पैराक्सियल, रेज आर पैराक्सियल है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब रेज पैराक्सियल हो। तो फैक्टर्स रेज आर पैराक्सियल एप्लीकेबल ओनली फॉर पैराक्सियल, सिर्फ पैराक्सियल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, पैराक्सियल। ये फॉर्मूला अगर मान लीजिए 37 डिग्री अगर दे दे एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री, तब आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 37 डिग्री स्मॉल एंगल नहीं होता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल मतलब एंगल आई और आर स्मॉल हो तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो बड़े एंगल के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या लिख लिया, रेज आर पैराक्सियल। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने क्या लिख लिया, एप्लीकेबल ओनली फॉर पैराक्सियल। और तीसरा फैक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रेज आर पैराक्सियल एप्लीकेबल। और तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, जिसमें से रे आए, जिस मीडियम से रे आए, ठीक है, रे आई वो n1, वो है n1, वो n1 होगा। और जिसमें जाएगी, जिसमें जाए वो n2, वो क्या हो जाएगा n2। तो ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये चार बातें आपको याद रख लेनी है। पहला क्या, जिसमें से रे आए, जिस मीडियम से रे आए वो n1, जिसमें जाए उसको मानना n2। रेज कैसी होनी चाहिए इस फॉर्मूला के लिए, पैराक्सियल। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए एप्लीकेबल है। इसमें एक पॉइंट और ये है कि सबसे पहले क्या था, रेज आर पैराक्सियल, ये सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, पैराक्सियल के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है, जिससे रे आए वो n1, जिसमें जाए वो n2, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आगे बहुत काम करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट
ये तो अभी रियल ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं इसलिए आपको एकदम आसान लग रहा है, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए तो फिर आपको थोड़ा बाउंस करने लगेगा और फिर आप सोच में चले जाओगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। ये परेशानी होने लगेगी। तो आपको उस ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, आपको बस सीधा इतना याद रखना है कि जिस मीडियम, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके दिमाग में कंसेप्ट पूरा घुस जाएगा, ठीक है। जिस मीडियम से रे आए, जैसे इससे आ रही है तो इसको N1, जिसमें जाएगी उसको N2, ठीक है। ये इतना फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिया। एक और चीज क्या है कि सारा मेजरमेंट हम कहां से कर रहे हैं, तो इस सरफेस से कर रहे हैं। इंटरफेस बोलिए या सरफेस बोलिए, ये सरफेस से कर रहे हैं। तो ऑल मेजरमेंट, ये फैक्टर्स मिटाकर ऑल मेजरमेंट कहां से होगा, ऑल मेजरमेंट कहां से होगा, तो ऑल मेजरमेंट होगा सरफेस, फ्रॉम सरफेस। कहां से होगा, फ्रॉम सरफेस से होगा। ये पॉइंट आपको एकदम स्क्रीनशॉट रख के इसको हाईलाइट करके नोट्स में अपने लिख लीजिए, क्योंकि ये काम देने वाला है बहुत ज्यादा। सारा मेजरमेंट कहां से होगा, सरफेस से। रेज कैसी, पैराक्सियल, एप्लीकेबल फॉर ओनली पैराक्सियल, और जिससे रे आए वो N1, जिसमें जाए वो N2, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट घुस जाए एकदम, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए समझते हैं अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है ये 60 सरफेस से मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, यहां पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये N1, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो एयर मान लेते हैं, एयर का होता है इसलिए ये एयर है। ये कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, ठीक है। ये रेज ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रेज ऐसे आ रही है, और ये रेज जब आकर यहां मिल रही है तो ये कितने पर है, सरफेस से। सारा मेजरमेंट कहां से, सरफेस से। तो सरफेस से कितने दूर है, 60, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, तो अब आपके दिमाग में ये ऑब्जेक्ट और इमेज अगर आप कंसेप्ट लेकर चलते तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर समझते हैं, ठीक है, यहां पर समझते हैं, अब काम करते हैं। देखिए इसको यहां पर समझते हैं क्या क्या हम लोगों ने समझा है। सारा मेजरमेंट कहां से, तो सरफेस से। तो सरफेस से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 60 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या है, रेज आर पैराक्सियल है कि नहीं है, ये चेक करना होगा। तो रेज इसमें पैराक्सियल ही होगा, ठीक है। ये जो हम लोग जब पैराक्सियल जब नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको बता देगा कि ये मार्जिनल है या यहाँ पर एंगल इतना बन रहा है, ठीक है। लेकिन मोस्टली 95% आपको पैराक्सियल ही दिया जाएगा, तो ये पैराक्सियल है। उसके बाद अब मानना है मीडियम, तो जिस मीडियम से रे आए उसको N1, तो किसमें से आ रही है, इसमें से आ रही, तो N1 कितना हो गया, 1। इसमें आ रही है, जिसमें जाए इसमें आई है, इस वजह से इसको क्या मानेंगे, N2। अब आपके पास फॉर्मूला है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये D हो गया, ये कितना हो गया, D। अब आपके पास फॉर्मूला है D1 बाई D2 बराबर N2 बाई N1, ठीक है। D1 किसको, D1 कहते हैं एपरेंट डेप्थ, वही हमको निकालना है, D1। D2 कितना दिया हुआ है, एक्चुअल डेप्थ कितना दिया हुआ है, 60। N2 कितना है, N2 कितना, 1.5। N1 कितना है, 1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो D1 निकल कर आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 60। इसको 0 से 0 तो 15 छक 90, तो आपके दिमाग में आएगा, ओ माय गॉड 90 सेंटीमीटर, ऐसा कैसे, मतलब ये यहाँ 90, 30 और जोड़ दो ना आप, इसमें 30 और जोड़ दो तो ये यहाँ, ऐसा कैसे, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ, ऐसा कैसे, ऐसा इस वजह से हुआ है। अब थोड़ा समझिए आप इसको, मैं लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ, कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपके दिमाग में। अब समझिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेयर, सॉरी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं डेंसर।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डेंसर। तो जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी तो वो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है। क्या होती है? बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। इसका फोटो खींच लो, मैं इसमें अभी घिंच बैच करने वाला हूँ, ठीक है? फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 चलिए फटाक से। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो लाइट रे के लिए क्या है कि बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये ऐसे जा रही, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो ये जाकर यहाँ मिलेगी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो अगर आप फिगर बनाते तो फिगर अगर आप बनाते और कंसेप्ट के दिमाग में होता कि ये रेयरर है ये डेंसर है, बेंड अब टुवर्ड्स दी नॉर्मल टुवर्ड्स, ये इधर से इधर झुक गई ये इधर से इधर, तो इसका ना ये ज़्यादा आना चाहिए और ज़्यादा आया भी है। ये कितना आया है टोटल? D1 कितना आया है? 90 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन के ऊपर आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये रेयरर और डेंसर और अपैरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या? फाइंड आउट द अपैरेंट हाइट ऑफ ईगल। ये एक ईगल है जो मैंने बनाया है, जितना बन सका था मैंने बनाया। और यहाँ फिश है, मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, पका के खा जाओ मर जाएगी। ठीक है, देखिए वो पोएम नहीं याद करनी है, क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है कि फाइंड आउट द अपैरेंट हाइट ऑफ ईगल फॉर फिश। क्या निकालना है? अपैरेंट हाइट ऑफ ईगल फॉर फिश, मतलब हाइट ऑफ ईगल ये, और कैसा? अपैरेंट। अपैरेंट किसके लिए? फिश के लिए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन हो गया? सबसे पहले देखिए अपैरेंट हाइट किसके लिए निकाल रहे हैं? ईगल के लिए निकाल रहे हैं। तो ईगल क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। ईगल क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। तो सारी रेज ये इससे आएगी, रेज इससे आएगी, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो रेज ऑब्जेक्ट हो गया ये। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट समझना है। अपैरेंट हाइट ऑफ ईगल, ईगल के लिए अपैरेंट हाइट, ठीक है? ईगल के लिए अपैरेंट हाइट, तो रेज इससे आएगी, रेज इससे आएगी, तो रेज इससे ऐसे आई, तो जिससे जिस मीडियम से रे आए वो N1, तो ये N1 हो गया। जिसमें जाए N2, ये N2 हो गया। जिसमें जाए उसको N2, जिससे आए N1, N1 N2, ठीक है? अब आपको मालूम है सारी चीजें, N1 N2 मालूम है। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है? वैल्यू डाल देंगे तो कितना कितना होगा देखिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? D1/D2 बराबर N2/N1, ठीक है? N2/N1, ठीक है? तो N2/N1 है यहाँ पर, तो D1 कितना है हमारे पास? D1 क्या होता है? अपैरेंट डेप्थ निकालना है, ठीक है? D2 क्या है? एक्चुअल डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ सारा मेजरमेंट कहां से करना है? सरफेस से। तो सरफेस से कितना दिया हुआ है? 24। तो D1/24 बराबर N2, N2 वाटर, वाटर का कितना होता है? 1.5/N1 एयर का कितना होता है? 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो D1 बराबर कितना आ गया? 1.5 × 24, तो ये आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 12, तो ये D1 कितना आ गया? 12 तिया 36, कितना आ गया? 36। मतलब इसको यहां पर दिखेगी, मछली को ये यहां पर दिखेगी, मतलब ये यहां पर, ठीक है? तो ये यहां से यहां 36 है, और 36 और ये कितना हो गया? 36 और ये भी 36 है, तो टोटल कितना हो गया? 72। मतलब टोटल मछली और चीगल इसके बीच में इसके कितना दिखेगा? 72, इतना ऊपर दिखेगा। 72 मीटर ऊपर मछली को ये चील दिखेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का क्वेश्चन आप फिर से क्वेश्चन समझिए कि एक चील है, ये पानी के ऊपर, हवा में चील है, पानी के अंदर मछली है। हवा में चील जमीन से कितना ऊपर? पानी के सरफेस से कितना ऊपर? 24 मीटर। पानी के सरफेस से मछली कितना नीचे? 36। तो ऑब्जेक्ट हो गया कौन? चील, क्योंकि मछली को देखना है ऑब्जेक्ट को, मछली को देखना है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हो गया चील। रेज इससे आएगी और इसके आंख में जाएगी, तभी तो दिखेगा। कोई भी चीज कब दिखती है हमें? जब उससे टकरा गया। जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, क्योंकि रेज ऐसे आकर इससे टकराई और आपको दिखी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इससे टकरा कर आ रही। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, तभी तो ये देख पाएगी, मछली देख पाएगी, तो रेज ऐसे आ रही है। तो जिससे रेज आई वो N1, जिसमें जाए वो N2, ठीक है? आपको सरफेस से हाइट सब दी गई है, फॉर्मूला आपके पास है, D1/D2 वैल्यूज डाल दिए, D1 निकल कर आ गया 36। इसका मतलब मछली से चील कितनी ऊपर है? 36 72 मीटर ऊपर है। इसी चीज को आप, इसी क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करके खुद से घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व कर सकते हो? फाइंड आउट द अपैरेंट हाइट ऑफ, फाइंड आउट द अपैरेंट डेप्थ, सॉरी अपैरेंट डेप्थ कर दो यहां पर, अपैरेंट डेप्थ ऑफ फिश,
फॉर ईगल, फॉर चील, ईगल, जो भी है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, क्योंकि इसको देखना है कि ये कितने नीचे है, मछली कितनी नीचे। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट तो रेज ऐसे आएगी, फिर n1 ये हो जाएगा, n2 ये हो जाएगा। तो ये आपका SW है, आप इसको घर पर बनाकर मुझे बताना कि कितना आंसर आएगा, कमेंट में डाल देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा कि एपेरेंट डेप्थ का किस तरह से क्वेश्चन आता है। इससे पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पे बनाया, अभी हम लोगों ने ये मछली और चील पर बना लिया। अब एक और चीज देख सकते हैं, ओह सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया है कि वाटर का जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो यहाँ हम लोग डालेंगे 1.5 नहीं, यहाँ डालेंगे 4.5। ये सारा कंसेप्ट सही है, बस डिजिट चेंज हो गया है। डिजिट चेंज करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। देखिए 4.5 यहाँ डाल दो, सॉरी 4/3 आप डालोगे तो 4/3 हो जाएगा, ये 4/3, ठीक है। 4/3 डालोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 8 टाइम्स, तो 8 चौके 32, ये आ गया आपका डी डैश कितना आ गया 32, ठीक है। तो D1 के कितना आ गया 32, तो ये 36 नहीं होगा, ये हो जाएगा 32, और ये 72 नहीं होगा, ये 36, और ये हो जाएगा कितना 6 2 8 68, 68 मीटर ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जो प्रोसेस है, वही यूज किया, बस डिजिट मैंने गड़बड़ डाल दिया था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, यहाँ 4/3 डालकर सॉल्व करते तो आ जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। टाइप्स हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं एकदम दिमाग में घुस गया होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, और ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में रखे रहना, ये कंसेप्ट बेसिक है। क्वेश्चन यहां पर क्या है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूं। क्वेश्चन है फाइंड आउट दी, ठीक है, फाइंड आउट दी डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेजेस, फाइंड आउट द डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेजेस, फाइंड आउट द डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेजेस seen by the observer, seen by the observer, seen by the observer, ठीक है। क्वेश्चन फिगर क्या है, फिगर भी देख लीजिए। फिगर है कुछ इस तरह का, ये एक सरफेस है, ये एक बकेट है, इस बकेट में एक कन्वेक्स मिरर रखा गया है, ठीक है। ये एक बकेट है, इसमें कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ एक मछली, ठीक है, यहाँ एक मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये एक मछली, मछली इससे 20 मीटर ऊपर है और 20 मीटर नीचे, ठीक है, मतलब 20 मीटर पर है। इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है 20, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है 20। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेजेस सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कितने इमेज दिखेंगे, ये यहां पर हम लोग इसके सॉल्यूशन को कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ऑब्जर्वर को यहां पर 2 इमेज दिखेगा, ठीक है। कितनी मछली दिखेगी, 2 मछली दिखेगी। एक मछली जिससे उसकी डायरेक्ट रेज निकल कर आ रही, मछली से जो डायरेक्ट रेज निकल कर आंखों पर आएगी, एक वो इमेज दिखेगी मछली की, मतलब मछली पूरी मछली दिखेगी। दूसरी जो मछली से रेज जाएगी मिरर से टकराएगी और मिरर से टकरा कर उसकी आंखों पर पड़ेगी, तो दो मछलियां दिखेंगी उसे। एक मछली जो डायरेक्ट वाली है, दूसरी मछली जो मछली की रेज जा रही है मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो एक डायरेक्ट, मतलब अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और ये मिरर है, तो आप मुझे कितनी दफा, कितने बार, मतलब मेरा कितना इमेज आप देख पाओगे। एक तो मैं मुझे देख लोगे, ठीक है, और दूसरी मेरा रिफ्लेक्शन यहां देखोगे, तो 2 देखोगे ना, एक मैं और एक ये। उसी तरह एक ये जाएगी और एक ये जाएगी। तो आपको निकालना है कि जो दोनों इमेज बनेगी उस इमेज से, उस इमेज के, मतलब जो 2 इमेज बनेगी उस दोनों इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उस दोनों की 2 इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब चलिए यहां पर सवाल समझ गए। सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको, इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर यहां पर है, उसके आंख को बना देते हैं, ऑब्जर्वर यहां पर है, बड़ी सी आंख बना देते हैं, ये ऑब्जर्वर है,
ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, बड़ी सी आंख मैंने बना दी। अब एक रे इससे गई, एक रे यहाँ से इससे जाएगी, ठीक है, नॉर्मल, और ये डेंसर है, ये रेयरर है, क्योंकि ये इधर हवा है और ये पानी है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो कितने पर बनेगी, तो देखिए जिस मीडियम से रे आए, मतलब ये N1 हो गया, यहाँ पर N1 कितना हो गया 4/3, N2 कितना हो गया, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, तो N2 हो गया 1, ठीक है। अब निकाल दो फॉर्मूला अपरेंट डेप्थ D1, तो D1/D2 बराबर होता है N2/N1, तो D1/D2, तो D2 कितना है, D2 कितना है, D2 कितना है 20, तो D2 डाल दो 20, एक्चुअल डेप्थ 20 बराबर N2 कितना है 1 और 4/3, तो 4 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 20, 5 × 15, तो D1 कितना निकल कर आ गया 15, D1 कितना निकल कर आ गया 15, मतलब इसे ऑब्जर्वर को इसकी इमेज यहां पर दिखेगी, 15 पर दिखेगी, यहां पर ये 15, ठीक है। ऑब्जर्वर को इसकी एक इमेज कहां पर दिखी 15 पर, तो इसको मान लीजिए I1, ठीक है। एक काम खत्म हो गया, 15 हम लोगों ने निकाल लिया। अब मिरर से बात करते हैं, तो मिरर के लिए देखिए, ये मिरर है, ये मछली है, मतलब ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, ये मछली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20, फोकल लेंथ कितना है f, तो इमेज की दूरी कितनी होगी, मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। u कितना है, तो -20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, -20। f कितना होगा, फोकस है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है प्लस, तो +20। यहाँ डाल दो v बराबर UF/u - f, पूरा रिफ्रैक्शन में हम लोग यही काम तो करते आए हैं, u की जगह डाल दीजिए -20 इंटू f की जगह डाल दीजिए 20 और u डाल दीजिए -20, तो कितना आ गया -20 इंटू 20 माइनस माइनस हो जाएगा -40, तो माइनस से माइनस गया, 0 से 0, 2 से 2 गया और 2 से ये गया 10 टाइम्स में, मतलब v बराबर आ गया +10, v बराबर कितना आ गया +10, मतलब इसकी इमेज बनेगी कुछ यहाँ पर। अब ये इससे जो रेज जाएगी वो उसके आंख पर पड़ेगी, तो इससे जो रेज जाएगी, अब देखिए इससे जो रेज गई ऐसे, ठीक है, इससे रेज गई ऐसे और ये रिफ्रैक्ट होगी, तो ये रिफ्रैक्ट होकर तब इसके आंख पर पड़ेगी, तभी तो उसे दिखेगा। तो इसकी अब अपरेंट, ये इसका एक्चुअल डेप्थ हो गया, ये 10 नीचे, ठीक है, तो इसका एक्चुअल डेप्थ कितना हो गया 50, 20 20 40 40 और 10 50। अब इससे रे जा रही है, तो जिसमें से रे आए वो उसको N1, तो N1 कितना है इसके लिए, N1 कितना है 4/3, N2 कितना है एयर 1 हो जाएगा, D ये एक्चुअल डेप्थ D1 कितना है, सॉरी D2 कितना है, D2 कितना है, एक्चुअल डेप्थ कितना है D2 20 और 20 40 40 और 10 50, यहां डाल दीजिए इस फॉर्मूला में, ठीक है। D1/D2 बराबर N2/N1, तो D1 निकालना है आपको, D2 कितना है 50, N2 कितना है, N2 है 1 और ये है 4/3, तो 4/3 तो नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 से किया कितना बार में 12.5, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो D1 12.5 इंटू तो 37.5 आएगा। अब देखो 37.5 मतलब कहाँ पर, 37.5 मतलब कि 40 और 40, ये इतना 40 है, 37.5 मतलब यहाँ पर इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी I2। तो इस दो के बीच की दूरी निकालनी है, तो इस दो के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना है आपको, 37.5 में से, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ 37, तो ये इतना कितना है आप देख सकते हो, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, तो ये हो गया कितना, ये यहाँ समझिए, इससे इसकी दूरी यहाँ कितनी है, ये इतना है, ये 15, तो ये हो गया 5, ठीक है, 20 और 5 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, तो ये हो गया 35, ठीक है, 10 और 20 30, 30 और 5 35, और 35 में से ये जो है ये कितना पर बन रहा है, ये यहां पर बन रहा है कितना पर 37.5, रुक जाइए 37.5, ठीक है, 37.5 मतलब सारा मेजरमेंट तो हम लोग सरफेस से करते हैं ना, यही मिस्टेक हो गया, ओ माय गॉड,
सारा मेजरमेंट तो हम लोग सरफेस से करते हैं, ठीक है, यही गड़बड़ हो गया। सारा मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करते हैं? सरफेस से करते हैं। तो सरफेस से मेजरमेंट करते हैं तो देखिए ये इतना 15 पर बना, ठीक है, ये इधर 10, तो यहां से ये इतना हो गया 50, ये इतना 50, ये इतना 50, ठीक है, ये इतना 50 है। D1 कितने पर बना? 37.5, मतलब यहां से 37.5, तो यहां से ये 40 है, मतलब यहां से ये इतना है 37.5, ये इतना 37.5, तो 37.5 है, और 37.5 में से 15 आपको घटा देना है, तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये इतना 15 है, ये इतना 15 है, ठीक है, ये इतना 15 है, तो 37.5 में से 15 घटाइए, घटाने आता है, 37.5 में से 15 घटा दो तो कितना आएगा? 5, 7 में से 5 गया 2, 22.5, मतलब 45/2 सेंटीमीटर, मीटर है जो भी है, मीटर, 45.2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आ रही है किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पैटर्न समझ में आया। दो इमेज कैसे बनी, एक तो मछली की वर्चुअल इमेज बनी यहाँ पर, और एक इसके इमेज की वर्चुअल इमेज बनी, तो इस दो इमेज के बीच की दूरी आपको निकालनी थी। अब यहाँ पर ये कन्वेक्स दिया है, प्लेन मिरर हो तो भी आप बना सकते हैं, पैटर्न आपको मालूम है, कनकेव मिरर दिया हो तो भी आप बना सकते हैं, पैटर्न आपको मालूम है। तो इस तरह से हम लोगों ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है, ये अगर नोट कर लीजिएगा, जहां जो भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप देखे होंगे, सब में N1 N2 यहीं से उठा कर लिया है कि किस तरह से उसको डालना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो आपको वाजिब है कि जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।